नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा 11वां पार्ट लेकर आया हूँ आपके लिए इंदिरा गांधी की 100 अनसुनी दिलचस्प कहानियों का। इस पार्ट में हम बात करेंगे 1971 के उस युद्ध की, उस जंग की जिसके जरिए बांग्लादेश पैदा हुआ। वो युद्ध आपको सबको जनरली पता है, उस पर फिल्म भी बनी है तमाम सारी, और लेकिन उससे जुड़ी हुई कुछ ऐसी कहानियां जो लोगों को कम पता है या पता नहीं है, ऐसी कहानियों की हम बात करेंगे जिसमें 1971 की जंग के जो हीरो थे, यूं तो इंदिरा गांधी थी, लेकिन जो बॉर्डर पे जो कमान थी सेना की वो थी कमांडर इन चीफ सैम मानेकशॉ के हाथ में। सैम मानेकशॉ के बारे में जब इंदिरा गांधी को ये खबर मिली, कि सीक्रेट एजेंसियों की जानकारी थी ये कि कैसे वो आपका तख्ता पलट करना चाहते हैं, कैसे वो वहां सैन्य शासन लाना चाहते हैं पाकिस्तान की तरह। अच्छा, ये सैम मानेकशॉ भी जहां जहां जा रहे थे वहां उनसे कई लोगों ने पूछा कि आप टेक ओवर कर रहे हैं, और ये बात जब इंदिरा गांधी ने शुरू में नजरअंदाज की, लेकिन जब उनके एक मंत्री ने भी बोला कि सैम मानेकशॉ आपको हटाकर खुद उस पर कब्जा कर सकते हैं। ऐसे में इंदिरा गांधी, क्योंकि ये वो दौर था जब अल्पमत में थी और उनकी पार्टी अलग हो गई थी, कांग्रेस आर बन गई थी, कांग्रेस ओ दूसरी पार्टी बन गई थी कांग्रेस से टूट के, तब इंदिरा गांधी ने ये सोचा कि जब सैम तो उनके दोस्त जैसे हैं, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। उन्होंने सीधे सैम को फोन किया, सैम से कहा कि क्या आप बिजी हैं, तो वो नहीं बोले, बताइए कि आप कल आइए। तो सैम मानेकशॉ मिलने पहुंचे इंदिरा गांधी से। जो लोग सैम को अभी नहीं जानते, मैंने तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ उनकी, कि सैम मानेकशॉ के साथ जब पहुंचे इंदिरा गांधी से मिलने, तो इंदिरा गांधी ने पूछा, सीधे सीधे सवाल पूछा, आर यू टेकिंग ओवर मी। तो एक तरह से सैम मानेकशॉ ने यह सवाल सुना कि क्या आप तख्ता पलट करना चाहते हैं, क्या आप सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते हैं। तो उन्हें लगा कि ये मजाक कर रही हैं। फिर बोले कि आप क्या सोचते हैं। सैम मानेकशॉ ने पूछा आप क्या सोचते हैं, कि बोले, इंदिरा गांधी ने जवाब दिया कि नहीं, मैं तो नहीं मानती आप ऐसा करेंगे। तो सैम मानेकशॉ ने उसी पॉइंट को पकड़ के थोड़ा सा मजाक में लेके वो सीरियस बात को बोले कि क्या आपको मेरी क्षमता पर शक है, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता। बोले कि नहीं, क्षमता पर शक नहीं है, इंदिरा गांधी ने कहा, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। तब सैम मानेकशॉ ने समझाया कि ये सब र्यूमर्स हैं लगातार आपकी, क्योंकि ढेर सारे आपकी अपनी पार्टी के लोग आपके खिलाफ हैं, आपके विरोधी आपके खिलाफ हैं, तो अफवाहों का दौर चल रहा है। ये मैं आपको इसलिए आपको जानने की जरूरत है, इतिहास को समझने की, कि कैसे अफवाहों का दौर के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। आज सोशल मीडिया पे तमाम अफवाहें उठती हैं, रोज एक नया वीडियो सामने आता है कि ये कर रहे थे, ये विपक्षी नेता ये कर रहे हैं, ये इनका वीडियो है, तमाम फर्जी फोटोज प्लांट होते हैं। उस दौर में भी होता था, उस दौर में भी ये खबर आई सैम मानेकशॉ के बारे में कि वो तख्ता पलट कर सकते हैं इंदिरा गांधी का। तो इंदिरा गांधी ने सीधे सीधे बुला के सैम को पूछ लिया, अगर उनके दिमाग में भी होगा। ये दूसरी कहानी है इंदिरा गांधी, क्योंकि इंदिरा गांधी के जो सोर्सेस थे सेना से लेके हर सरकारी विभाग में इसलिए भी थे क्योंकि वो पीएम, जो भारत के पहले पीएम थे नेहरू, उनकी बेटी थी, इसलिए सारे विभाग में उनके नेहरू के चाहने वाले थे, लगातार उन्हें सूचना देते थे। सेम तब हुआ था जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बनने वाली थी 1966 में। तब गुलजारी लाल नंदा जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे उस वक्त, उन्होंने बीएसएफ की टुकड़ियां दिल्ली बुला ली। बाद में इंदिरा गांधी जब पीएम बन गई तो उन्होंने इस बात को पूछा, आपने ऐसा क्यों किया, तो वो सफाई देने लगे कि कुछ मिलिट्री षड्यंत्र होने वाला था इसलिए बुलाया। तो लगातार ऐसा नहीं है, वीके सिंह का जो कांड हुआ अभी कि उन्होंने बुलाया, वो कहीं से साबित नहीं हो पाया, लेकिन इस तरह की चीजें, इस तरह का डर खौफ सत्ता में बैठे लोगों को होता है और इस तरह के षड्यंत्र होते हैं, और क्योंकि बाकी देशों में होते हैं इसलिए इंडिया के जो नेता हैं वो भी इस बात से डरते हैं। तो इसमें क्योंकि वो टाइम ऐसा चल रहा था कि इंदिरा गांधी अल्पमत में थी और लगातार प्रीवी पर्स उन्होंने खत्म किए, तो उनसे सारे राजा नाराज चल रहे थे। बैंक नेशनलाइजेशन किया तो उनसे पार्टी उनसे टूट के अलग हो गई जब उन्होंने अपने राष्ट्रपति पद के दूसरे उम्मीदवार को सपोर्ट कर दिया, अपनी पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं किया। मोरारजी देसाई, एस निजलिंगप्पा, कामराज, एस के पाटिल, ढेर सारे लोग उनसे तोड़ के अलग पार्टी बन गई। तो ऐसे में इंदिरा गांधी नहीं समझ पा रही थी कि लगातार, अच्छा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उनके खिलाफ, तो उन्होंने किसी भी तरह डीएमके नई पार्टी बनी थी और सीपीआई के समर्थन से वो अविश्वास प्रस्ताव को गिरा तो दिया, लेकिन इंदिरा गांधी बहुत परेशान थी कि इससे कैसे निपटा जाए। तो इंदिरा गांधी ने इसके लिए एक ब्रह्मास्त्र यूज किया। वो आमतौर पे वो ब्रह्मास्त्र यूज करने का साहस किसी में नहीं होता। वो ब्रह्मास्त्र था इस्तीफा दो और चुनाव लड़ो, सीधे सीधे मध्यावधि चुनाव। 2 साल बाकी थे उनकी सरकार को, लेकिन इंदिरा गांधी ने फैसला लिया
सीधे इस्तीफा थमाया और लोकसभा भंग करने की बात की राष्ट्रपति से, लोकसभा भंग हुई। उस चुनाव में इंदिरा गांधी ने कैसे नया फॉर्मूला अपनाया, सबसे पहले यही कि कैसे मीडिया तब वर्क करती थी। आज मोदी को कुछ कहना होता है तो वो ट्वीट कर देते हैं। इंदिरा गांधी क्या करती थी, इंदिरा गांधी या तो रेडियो पे जाती थी या फिर ये इस तरह के पोस्टर्स छपते थे जो गली गली में जाके लगते थे। ये जो पोस्टर्स है इस पे साफ लिखा हुआ है कि हम महसूस करते हैं कि हम अपने जो मौलिक कार्यक्रम को आगे नहीं पहुंचा पा रहे हैं, वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि तमाम नेत स्वार्थी लोग और प्रतिक्रियावादी ताकतें उनको रोकने में लगी हैं। तो हमें लगता है कि हमें बहुमत के साथ आना चाहिए, अल्पमत में काम नहीं करना चाहिए। इंदिरा गांधी ने इस तरह के पोस्टर गली गली में लगाए और एक और नारा दिया, गरीबी हटाओ का। ये फिल्म का सीन है जिसमें आप देख रहे हैं चूहा मारो गरीबी हटाओ। कैसे जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी तब उनके खिलाफ तमाम सारी फिल्में बनी, उन्हीं में से एक किस्सा कुर्सी का फिल्म बैन हो गई थी, उसका ये सीन है। जब इंदिरा के विरोधियों ने कहा कि इंदिरा हटाओ, तब इंदिरा ने उसके जवाब में ये नारा दिया, गरीबी हटाओ। तो इसके तमाम सारे कार्टून, ये बाल ठाकरे के जो कार्टून पेपर था मार्मिक, उसमें ये छपा। तो इस तरह से इंदिरा गांधी ने ये अपना कैंपेन चलाया और उस समय ये उनका चुनाव चिन्ह जो मिला था वो वोट फॉर काफ एंड काओ, फॉरगेट ऑल अदर्स नाउ। जब दो बैलों का जोड़ा होता था कांग्रेस का तो इंदिरा गांधी को ये वाला चुनाव चिन्ह मिला। और इंदिरा गांधी ने तमाम सारी जो आप सोच सकते हैं कि हालत ये हुई कि 36,000 मील इंदिरा गांधी ने यात्रा की। जो अभी लोग सब बीजेपी वाले दावा कर रहे थे कि मोदी ने इतने हवाई यात्राएं की, ये किया, 300 सीट्स तक खुद पहुंची उस जमाने में। और फिर जो इंदिरा गांधी जीत के आई तो हालत समझिए ये थी कि इंदिरा गांधी इतनी पावरफुल होके लौटी, 2/3 मेजोरिटी 352 सीट उन्होंने जीती इंदिरा गांधी ने। और जो दूसरी पार्टी थी यानी कांग्रेस आर ने 352 सीटें जीती। और जो कांग्रेस ओ थी, जो दूसरे नेता कांग्रेस से टूट के अलग हुई, तो उन्होंने 10% वोट मिला केवल, और उसमें 16 सीटें जीती। इस तरह से इंदिरा गांधी की हालत इसी तरह पावरफुल हो गई थी। और इसमें ऐसे में इंदिरा गांधी जब मजबूत हो गई, अच्छा ये 1971 की बात है, तब तक बांग्लादेश वॉर उसका कोई सीन नहीं था। उसके बाद से सारी चीजें शुरू हो गई 1971 के वॉर में। अब हम यहाँ एक कहानी बताएंगे, हमारी चौथी कहानी वो ये बताएगी, तीसरी कहानी की कैसे ये बताएगी कि कैसे जो जयप्रकाश नारायण का जो मूवमेंट था, संपूर्ण क्रांति, जो 1974 में चला और उसका परिणति फिर इमरजेंसी में जाके और उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार गिरके हुआ, वो जेपी के बारे में, क्योंकि सबको ये पता है कि लोग जेपी के पास गए, उनसे कहा इस आंदोलन का नेतृत्व करिए, लेकिन एक कहानी पीछे की है कि 71 के वॉर में जेपी की कुछ भूमिका थी और वो भूमिका से दोनों के बीच में, इंदिरा गांधी और जेपी के बीच में इतनी नाराजगी बढ़ी। आपको बता दूं जेपी नेहरू जी के काफी करीबी थे और जेपी की जो वाइफ थी वो नेहरू जी की बीवी की बहुत अच्छी दोस्त थी, इसलिए इंदिरा गांधी भी उस फैमिली की इज्जत करती थी। लेकिन हुआ ये कि जब 71 का वॉर, मैं थोड़े से उसकी इसलिए देना चाहता हूँ कि 71 का वॉर जिनको नहीं पता है कि शेख मुजीबुर रहमान, जब पाकिस्तान दो पार्ट में बट गया देश की आजादी के बाद, एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान, एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान, तो शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो आवामी पार्टी के नेता थे। वहां जनरल याहिया खान का शासन था पाकिस्तान में, उन्होंने सोचा कि फ्री इलेक्शन कराए जाएं। तो फ्री इलेक्शन में हुए तो अवामी लीग के जो शेख मुजीबुर रहमान थे, इनको 91% सीटें ईस्ट पाकिस्तान में मिली और टोटल इतनी सीटें मिली जिससे कि वो पीएम बन सकते थे पूरे पाकिस्तान के। जो याहिया खान को मंजूर नहीं हुआ और याहिया खान ने इनको कैद करवा लिया और उसके बाद अत्याचार शुरू हो गए। अत्याचार शुरू होने के बाद हुआ ये कि सारे शरणार्थी, आप ये समझिए कि 1-2 महीने के अंदर 1 करोड़ शरणार्थी इंडिया में आ चुके थे और ये लगातार आते जा रहे थे। भारत सरकार उन्हें सहायता कर रही थी, ढेर सारे कैंप खुले। उधर मुक्ति सेना शेख मुजीबुर रहमान की, वो लगातार उसके खिलाफ पाकिस्तानी सेना के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी। ऐसे में इंदिरा गांधी क्या करें? इंदिरा गांधी ने कैबिनेट की मीटिंग ली, फिर उसमें सैम मानेकशॉ को बुलाया, बाद में उनसे अकेले बात की। तो सैम मानेकशॉ जो 71 की वॉर के हीरो कमांडर इन चीफ थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि इस वक्त हम जंग लड़ने की स्थिति में नहीं है। उसकी उन्होंने 3 वजह बताई। पहली वजह
पहली वजह हमारी जो ज्यादातर बटालियंस हैं वो पश्चिम बंगाल में नक्सलियों से लड़ने गए हुए हैं, उन्हें लाने में, वापस बॉर्डर पे तैनात करने में 1 से 1.5 महीना लगेगा। ऐसी कई सारी बटालियंस वहां पे तैनात थी। दूसरी वजह बताई कि इस वक्त फसल कट रही है, अप्रैल का लगभग समय था, फसल कट रही है पंजाब हरियाणा में, और वो फसल कटने के चलते ढेर सारा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और सेना युद्ध लड़ेगी, तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रुक जाएगा, सड़कों पे कब्जा हो जाएगा, और इसलिए अनाज सही जगह पे सही लोगों तक और सब जगह देश में नहीं पहुंच पाएगा। तीसरी वजह बताई क्योंकि गर्मी का मौसम है, कुछ दिनों में गर्मी का मौसम शुरू होने जा रहा है और कुछ दिनों में दर्रे खुल जाएंगे चीन सीमा पे लगे, तो उससे क्या होगा कि आप जंग नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि चाइनीज उन्हें सपोर्ट करेगा, वो दर्रे खुलते ही चाइनीज उन्हें आके मदद करेंगे पाकिस्तानियों को। तो ये 3 बातें रखी, उनसे कहा आप इंतजार करिए, इसको लंबा खींचिए। इंदिरा गांधी ने लंबा वाकई में खींचा, वो खुद गई वहां पे बॉर्डर पे और तमाम शरणार्थियों से मिली। ये वो तस्वीर है कैसे वो अलग अलग कैंप में गई। उसके अलावा फिर क्या हुआ कि निक्सन इस 1971 के वॉर में अमेरिका का राष्ट्रपति होते थे निक्सन, और उनके एनएसए थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनरी किसिंजर। इन दोनों की भूमिका अहम हो जाती है। हेनरी किसिंजर ने अमेरिका में भारत के राजदूत एल के झा को मैसेज दिया कि कैसे हम लोग चाइना से रिश्ते पाकिस्तान के जरिए सुधारने जा रहे हैं, ये इसलिए इंडिया को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सीधा सीधा था कि कल को अगर पाकिस्तान भी अमेरिका के साथ आता है तो नुकसान सीधे सीधे इंडिया को होता है। जो ईस्ट पाकिस्तान की जो दिक्कत थी उसमें अमेरिका उसको ये एक तरह से थ्रेट थी। तो इंदिरा ने सीधे सीधे ये किया, पहले रसिया गई, रसिया में मुलाकात की, वहां कुछ सैन्य समझौते हुए, उसके बाद वो यूरोप के दौरे पे निकली, और उस यूरोप के दौरे पे उन्होंने लगातार लोगों से जो अलग अलग सरकारें थी यूरोप की, अलग अलग मिलना शुरू किया, बताया शरणार्थियों की कितनी समस्या है, करोड़ों लोग मारे जा रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, उन पर रेप हो रहा है, खाने को उनको कुछ नहीं है। उससे पहले उसी दौर में जेपी भी अलग अलग जगहों पे जा रहे थे। जेपी और इनके बीच में जो झगड़ा था वो वही हुआ कि जेपी अलग अलग जगह पे गए और जाके वो अलग अलग देशों में गए। फिर उन्होंने दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की इन शरणार्थियों की समस्या पे। उस वक्त रविशंकर, जॉर्ज हैरिसन, इन सब लोगों ने एक बड़ा सा रिलीफ कार्यक्रम भी किया। इसलिए इंदिरा गांधी ने शरणार्थी की जो समस्या को ये इतने अच्छे तरीके से टैकल किया, पूरी दुनिया में ये मैसेज गया कि पाकिस्तान अत्याचार कर रहा है ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पे और भारत उनकी मदद कर रहा है। ऐसे में जेपी अचानक सक्रिय हुए, कई देशों की यात्रा की, फिर दिल्ली में उन्होंने कॉन्फ्रेंस की, तो उन्हें लगा था कि इंदिरा गांधी को बुलाया है, उनकी पार्टी के लोगों को बुलाया है, तो वो इस कॉन्फ्रेंस में आएंगे। लेकिन इंदिरा गांधी ने ना तो खुद गई, ना किसी और हर किसी को जाने से मना कर दिया। वो नहीं शायद कहीं चाहती होंगी कि जेपी को उनकी स्ट्रेटजी पता चले। इससे जेपी बड़े नाराज हुए और उन्होंने बयान दिया मीडिया को कि मेरे सामने ये फ्रॉक पहन के घुमा करती थी, आज ये मुझे इग्नोर कर रही है, एक तरह से मेरा अपमान कर रही है। ये यहाँ से जो बीच था इन दोनों के बीच का वो पड़ा, वो 74 में संपूर्ण क्रांति का जो अगुवाई की जेपी ने, वो ये 71 की जो बातें थी वहां एक बड़ी वजह बनी। तो आगे हुआ क्या कि निक्सन से मुलाकात हुई अमेरिका में जाके इंदिरा गांधी की, तो निक्सन ने 2 चीजें रखी, हेनरी किसिंजर और निक्सन दोनों ने, कि एक तो आप दोनों बॉर्डर्स पे दोनों तरफ यूएन के प्रतिनिधि तैनात किए जाएंगे। दूसरा ये कि आपकी बात याहिया खान से कराई जा सकती है। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि नहीं, मैं आपको कल सोच के जवाब देती हूँ। कल जब इंदिरा गांधी गई दूसरे दिन अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने अमेरिका में, तो वहां पे निक्सन ने उन्हें 45 मिनट वेट कराया। वो शायद 45 मिनट थे जो इंदिरा के लिए जिद की वजह थे। इंदिरा क्या सोच कर गई थी क्या नहीं, लेकिन वो जब निक्सन से बात हुई तो उसके बाद उन्होंने साफ तय कर लिया कि उस मुद्दे पर बात ही नहीं करनी। उन्होंने बात ही नहीं की काफी देर तक। मैं इसलिए वो दिखाना चाह रहा हूँ कि जो उनकी मुलाकात की तस्वीर थी, किसिंजर, ये निक्सन है अमेरिकी राष्ट्रपति, ये इंदिरा गांधी हैं, और ये कैसे इंदिरा गांधी इनसे मिली। और उसके बाद जो किसी न्यूज़पेपर की क्लिप है जिसने नीचे इनका बयान लगाया है कि वे रियली, ये केबल्स में भी आया था कि वो कैसे वी रियली स्लोबर्ड ओवर द ओल्ड बिच, वो बूढ़ी चुड़ैल इंदिरा गांधी को बोला करते थे। ये केबल्स में बाहर निकला और किसी पेपर ने भी ये लगाया। और ये दूसरी तस्वीर हेनरी किसिंजर की है। जब हेनरी किसिंजर को लगा कि अब युद्ध रुकना नहीं है, तो एक वो लास्ट कोशिश करने इंडिया आए और इंदिरा गांधी से मुलाकात की। तो इंदिरा गांधी ने फोन किया सैम मानेकशॉ को।
सैम मानेकशॉ को फोन करके कहा स्पेशली कि आप वर्दी में आना। तो ये बात, ये मेमोयर ये हमने कहाँ से लिया है, ये सच्चर साहब थे जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने ये वाकया बयान किया अपनी किताब में कि कैसे उन्होंने बोला कि वर्दी में आना, तो वर्दी में ही आना ब्रेकफास्ट पे। तो वो चौंकी कि ब्रेकफास्ट पे वर्दी में जाने का क्या मतलब है। सैम मानेकशॉ पहुंचे और जब हेनरी किसिंजर ने उन्हें काफी समझाने की कोशिश की कि ये सब नहीं होगा, इंदिरा गांधी ने काफी समझाया शरणार्थियों की समस्या है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, वो नहीं माने। तो बोले हमारे पास, इंदिरा गांधी ने कहा तो ठीक है फिर हमारे पास दूसरा उपाय है। बोले दूसरा उपाय क्या है? तो उन्होंने सैम मानेकशॉ की तरफ इशारा किया कि ये है हमारा, ये उपाय दूसरा ये निकालेंगे। सीधा सीधा मैसेज था कि इंदिरा गांधी के पास अब दूसरा उपाय सैन्य ताकत का है। ऐसे में हेनरी किसिंजर कुछ बोले नहीं, वो निकल गए। और लेकिन मैसेज साफ था। ऐसे में फिर अमेरिका को जब बात पहुंची, वो केबल्स के जरिए सारी बातें ना बाहर आई हैं। तो उसमें क्या हुआ कि जब डर तो था इंडिया को कि कहीं अमेरिका अपना 7वां बेड़ा ना भेज दे, और वो ऐसा हुआ भी। फिलीपींस में मौजूद था अमेरिका का 7वां बेड़ा। युद्ध जब शुरू हुआ तो इंदिरा गांधी कोलकाता में थी किसी लिटरेरी मीट में। वहां उन्हें खबर मिली कि ऐसे ऐसे पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, एयर अटैक किया है। इंदिरा गांधी रात में अपने प्लेन से निकली। बाद में उन्होंने किसी को कहा भी कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं जिंदा दिल्ली वापस पहुंच पाऊंगी, मेरे प्लेन को निशाना बनाया जा सकता था। लेकिन वो पहुंची, सीधे मैप रूम में गई। उसके बाद विपक्षी नेताओं की मीटिंग बुलाई, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे उसमें। उसके बाद वो 12 बजे रात को रेडियो से प्रसारण किया कि जंग छिड़ चुकी है। और इस तरह से ये जब जंग शुरू हो गई तब अमेरिका, ये कहानी है जो लोगों को, बहुत कम लोगों को पता है कि अमेरिका का 7वां बेड़ा किस तरह से रोका गया। एक एल के झा थे। एल के झा को इस युद्ध से पहले, अमेरिका जाने से पहले इंदिरा गांधी ने अपना भारत का राजदूत वहां नियुक्त किया था। एल के झा ने यहाँ पे थोड़ा ट्रिक खेला। जैसे ही उन्हें पता चला कि युद्ध छिड़ गया है, उन्होंने अफवाह फैलानी शुरू कर दी। मतलब मीडिया को बुलाया और बोला कि कैसे अमेरिका को न्यूट्रल लेना चाहिए दो देशों के बीच में, लेकिन वो अपना 7वां बेड़ा रवाना कर चुका है। अगले दिन अमेरिकी प्रेस ने निक्सन को धोखे रख दिया। बोले कि ऑलरेडी हम एशिया में एक वियतनाम में मात खा रहे हैं, इतनी हमारी सेना मारी जा रही है, वियतनाम में हमारे इतने संसाधन लग रहे हैं, और एशिया पे आपने दूसरा मोर्चा खोल दिया है। और इस तरह से दोबारा दूसरा मोर्चा अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर सकता। निक्सन को उस पर काफी सफाई देनी पड़ी। और जब तक वो 7वां बेड़ा बढ़ता जा रहा था, काफी ये एक बड़ी वजह थी 7वें बेड़े। और भी वजह, रूस का दखल भी उसके लिए जिम्मेदार था, लेकिन ये एक बड़ी वजह थी कि निक्सन खुल के पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर सकता था। जो इंदिरा ने इतना यूरोप में और सारी प्रेस में और जितने एनजीओ थे, यूएन में, सब जगह ये मैसेज दिया कि कैसे शरणार्थियों की समस्या है जिसके लिए इंडिया को ये युद्ध लड़ना पड़ रहा है, और कैसे अत्याचार कर रहा है पाकिस्तान, और उसमें अमेरिका सपोर्ट कर रहा है और अपना 7वां बेड़ा भेज रहा है। तो ये थी हमारी कहानियां, दिलचस्प कहानियां 1971 के युद्ध की साइड कहानियां। बाकी आप सबको पता ही है, उसके बाद 90,000 सैनिकों ने 16 दिसंबर 1971 को सरेंडर कर दिया। जनरल नियाजी थे उन्होंने सरेंडर कर दिया, और इस तरह से पाकिस्तान से बांग्लादेश टूटकर अलग हो गया। और इस वजह से इंदिरा गांधी और स्ट्रांग होकर उभरी, इसलिए उन्हें आयरन लेडी कहा जाता है। ऐसी और कहानियां 71 के युद्ध के बाद की हम आपको बताएंगे। ढेर सारी दिलचस्प कहानियां, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, नमस्कार।